निफ्टी के अंदर जो मेन स्टॉक्स हैं उनकी ग्रोथ के बारे में ये ग्रोथ स्टोरी इंडिकेट करती है कि वो 24 टाइम्स की ग्रोथ लास्ट 30 सालों में देखी गई है। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है जिसके कारण अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग वेटेज होते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी निफ्टी में है जिसका वेटेज केवल 0.5% है या 1% के आसपास है। अंबानी जी के पास डेड स्टॉक्स में यानी उनके पास पड़े होंगे और वो डेली उसकी खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी। जिस स्टॉक का सबसे ज़्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है, और जिस स्टॉक का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है उसे कम वेटेज दी जाती है। ये क्राइटेरिया में जो भी स्टॉक्स के सिलेक्शन आए उसमें से रैंकिंग होगी, और जिस स्टॉक की रैंकिंग सबसे ऊपर होगी और मार्केट कैप और फ्री फ्लोट ज़्यादा होगा, उसी के हिसाब से उसको वेटेज असाइन किया जाता है। ये तीन डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली ये 3-4 डेटा पॉइंट पे नज़र रखनी चाहिए। तो अगर मैं इन 4 सेक्टर को सम करूं तो ये आपको करीब आएंगे 35, 45, 55 और अप्रॉक्सीमेटली 60% वेटेज केवल इन 4 स्टॉक्स को मिला के आता है। तो अगर आपको निफ्टी को प्रॉपरली ट्रेड करना है, प्रॉपरली ट्रैक करना है, तो अगर आप इन 4 स्टॉक सेक्टर को प्रॉपर ट्रैक कर पाते हैं तो आप निफ्टी को बहुत हद तक कैच कर सकते हैं कि निफ्टी की क्या पॉसिबल मूवमेंट बन सकती है। तो ये जो वेट है ये प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से वेट चेंज होता रहता है, बट ऐसा नहीं है कि हर दिन मेजर चेंजेस आता है। बहुत ज़्यादा प्राइस में मूवमेंट अगर हो गई 15-20% की तो जाकर के कोई चेंजेस दिखता है, अदरवाइज बहुत माइनर पॉइंट्स में आपको चेंजेस दिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के ऊपर। निफ्टी में हम लोग हर दिन ट्रेड करते हैं बट आज हम समझेंगे कि निफ्टी किस तरीके से बनी है, निफ्टी कब बनी है, और निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं वो उसे किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। निफ्टी में केवल 50 स्टॉक्स ही क्यों है, उसे कैसे हम रीबैलेंस करते हैं, और पूरा का पूरा निफ्टी के कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स मेजर वेटेज रखते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स मेजर वेटेज रखते हैं, और हमें कौन से स्टॉक्स को ट्रैक करने से निफ्टी को ट्रैक करना आसान हो जाएगा, कौन से सेक्टर पे हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है ताकि निफ्टी को हम पकड़ सकें। तो आज हम पूरा निफ्टी के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से निफ्टी का कंस्ट्रक्शन है। आइए चलते हैं डिटेल में। और तो देखिए, जो निफ्टी का जो एवोल्यूशन है, निफ्टी जो बनी थी ये 1996 में निफ्टी स्टार्ट हुई थी। यानी अगर आप कुल मिला के देखिएगा तो अभी 2026 है, यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखा जाए तो ये करीब करीब 30 ईयर्स की हिस्ट्री हो गई निफ्टी की। यानी निफ्टी 30 साल से निफ्टी ट्रेड हो रही है। और जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये बेस इसका 1000 पॉइंट का था। अभी निफ्टी कितनी है, अभी निफ्टी है अप्रॉक्सीमेटली 24,000 के आसपास निफ्टी है। यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 1000 पॉइंट से स्टार्ट हुई थी और 24,000 के आसपास अभी निफ्टी है। तो अगर आप वैसे देखा जाए तो ये करीब 24 गुना 24 गुना अपने बेस से ऊपर आ चुकी है। ये इंडिकेट करती है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, यानी कि जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर जो मेन स्टॉक्स हैं उनकी ग्रोथ के बारे में ये ग्रोथ स्टोरी इंडिकेट करती है कि वो 24 टाइम्स की ग्रोथ लास्ट 30 सालों में देखी गई है। अब ये जो निफ्टी है ये बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है और इसे रेगुलर रीबैलेंस किया जाता है। अब रीबैलेंसिंग का मतलब ये हो गया कि निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक हैं तो हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती है, और ये देखा जाता है कि जो स्पेसिफाइड क्राइटेरियाज हैं वो क्राइटेरिया जो स्टॉक्स उसके अंदर हैं वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो क्या क्राइटेरियाज हैं वो हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, बट यहाँ पे हम यही समझते हैं कि एवरी 6 मंथ रीबैलेंसिंग होती है, और उसमें अगर वो क्राइटेरिया में वो स्टॉक फुलफिल नहीं करता है तो वो निफ्टी से बाहर हो जाता है और दूसरे स्टॉक को चांस मिलता है निफ्टी के अंदर आने का। तो वो क्या क्या क्राइटेरिया है ये हम आगे डिटेल में इसी वीडियो में समझेंगे। तो बट यहां पे रीबैलेंसिंग हर 6 महीने में होती है। अब जो निफ्टी है इसके अंदर कुल मिला के
50 स्टॉक्स होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि निफ्टी के अंदर कुल मिला के 50 स्टॉक्स होते हैं। रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, बहुत सारे ये स्टॉक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो वो 50 स्टॉक्स हैं, बट ये 50 स्टॉक्स का हर स्टॉक्स का अलग अलग वेटेज होता है, और ये वेटेज किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है ये जानना बहुत जरूरी है। और ये सारा का सारा जो निफ्टी है इसकी प्राइसिंग रियल टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन होती है, यानी लाइव मार्केट में निफ्टी चल रही है, जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी ऑप्शंस, उसी तरीके से निफ्टी की जो कैलकुलेशन है वो लाइव मार्केट में होती है। और ये जो 50 स्टॉक्स हैं, आपने सुना होगा हर स्टॉक का अलग अलग वेटेज है। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इसका वेटेज फॉर एग्जांपल 10% के आसपास है। रिलायंस इंडस्ट्री इसका वेटेज 9% के आसपास है, ठीक है। फिर इन्फोसिस, इन्फी का वेटेज 6% के आसपास है। अब एचडीएफसी का वेटेज 10% है और रिलायंस का वेटेज 9% है, इन्फोसिस का वेटेज 6% है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है जिसके कारण अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग वेटेज होते हैं? कुछ ऐसे स्टॉक्स भी निफ्टी में है जिसका वेटेज केवल 0.5% है या 1% के आसपास है। तो ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं ये समझना हमें बहुत जरूरी है। तो ये डिपेंड करता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। अब ये फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे सपोज कीजिए कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए रिलायंस को ही लेते हैं, रिलायंस है और इसकी प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग, ये सपोज कीजिए 50% है, और जो स्टॉक्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है, यानी कि एक होती है प्रमोटर्स की होल्डिंग और एक हो गई वैसे स्टॉक्स जो मार्केट में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, उसे हम बोलते हैं फ्री फ्लोट स्टॉक्स, यानी वो फ्री है, उसे कोई भी ट्रेड खरीद बिक्री कर सकता है। जैसे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लॉक्ड इन होती है नॉर्मली, और प्रमोटर्स अपने स्टेक को फ्रीक्वेंटली खरीद बिक्री नहीं करते हैं, तो वो एक तरीके से डेड स्टॉक हो गया। अब जैसे रिलायंस के जो स्टॉक्स हैं वो अंबानी जी के पास डेड स्टॉक्स में, यानी उनके पास पड़े होंगे और वो डेली उसकी खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी कहां से आएगी? लिक्विडिटी आएगी जो स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, उसे हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो इंडेक्स में वेटेज कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है जिस स्टॉक का सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, और जिस स्टॉक का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है उसे कम वेटेज दी जाती है। और डिटेल में हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बट यहां पे आप ये समझिए कि मान लीजिए जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% है और 50% आपकी अगर फ्री फ्लोट है, तो इंडेक्स के वेटेज की कैलकुलेशन में हम इस 50% को ही कंसीडर करेंगे और ये 50% कंसीडर नहीं करेंगे। तो हर स्टॉक का अलग अलग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, जिसके कारण हर स्टॉक का अलग अलग वेटेज दिया जाता है। अब यहां पे आप ऐसा समझें कि जिस स्टॉक में ज्यादा फ्री फ्लोट होगी और उसका प्राइस मार्केट कैप अगर बड़ा होगा तो उसको ज्यादा वेटेज निफ्टी में मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, इसका वेटेज अगर निफ्टी में हाईएस्ट है तो इसका मतलब एचडीएफसी बैंक का हाईएस्ट फ्री फ्लोट स्टॉक्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है, और इसके प्राइस के हिसाब से अगर हम मार्केट कैप निकालें तो ये सबसे हाईली वैल्यूड फ्री फ्लोट स्टॉक्स अभी अवेलेबल है, इसलिए इसकी वेटेज सबसे हाई है। तो ये हो गया हमारा, इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी से कैलकुलेट की जाती है। और जो इंडेक्स है, जो निफ्टी है, ये बेंचमार्किंग में काफी यूज होता है। इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स के बेंचमार्किंग में हमें निफ्टी 50 को यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, ईटीएफ बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली निफ्टी 50 पे ही फॉर्मुलेट किए जाते हैं और उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाई जाती है। नाउ अब मान लीजिए नेक्स्ट, अब हम इसके और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये फ्री फ्लोट कैलकुलेशन होती है। तो जो मेथोडोलॉजी है ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना कि जो निफ्टी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है
इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होती है। फ्री फ्लोट का मतलब आप समझ गए होंगे कि फ्री फ्लोट मतलब वो स्टॉक्स जो अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है, जो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, जो प्रमोटर होल्डिंग के अलावा जो स्टॉक्स है, हो सकता है एफआईज के पास हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के पास हो सकता है रिटेल के पास हो, वो डिफरेंट, वो फ्री फ्लोट के अंदर ही आएगी। केवल जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है उसे हम निकाल दें बाहर, उसके अलावा जो भी स्टॉक्स हैं ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो फ्री फ्लोट के अंतर्गत आती है। अब जैसे कि हम लोगों ने समझा कि निफ्टी का जो लॉन्च डेट है वो 22 अप्रैल 1996 को ये लॉन्च हुआ था, तो अप्रोक्सीमेटली 30 साल के आसपास निफ्टी की हिस्ट्री हो गई। बेस वैल्यू 1000 है, कैलकुलेशन रियल टाइम, और इसकी रीबैलेंसिंग हर 6 महीने में होती है। अब निफ्टी 50 इक्वली वेटेड नहीं है, जैसे निफ्टी 50 में हर स्टॉक्स का वेटेज अलग है। सो यहां पे ये समझना है निफ्टी 50 को समझने के लिए कि निफ्टी 50 इज नॉट इक्वली वेटेड। जो बड़े स्टॉक्स हैं, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जिसका फ्री फ्लोट ज्यादा है, उसको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, और जिसका फ्री फ्लोट कम है उसको कम वेटेज निफ्टी में दिया जाता है। अब हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो स्टेप 1, जो स्टार्ट विद द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी, जो भी कंपनी निफ्टी के अंदर है, उसके बाद उसका फ्री फ्लोट निकाला जाता है, और फिर लार्जर फ्लोट वैल्यू मींस लार्जर इंडेक्स वेट, यानी जिसका वेटेज ज्यादा मिलता है अगर उसका फ्री फ्लोट ज्यादा है। अब इसे हम चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, तो और ये हमारा क्लियर होगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है जिसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो करीब करीब आप 100 करोड़ के आसपास की आउटस्टैंडिंग शेयर है, 100 करोड़ के आसपास के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। हाँ, 1 मिनट। तो हम यहाँ पे बातचीत कर रहे थे एक एग्जाम्पल की, कि इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कोई एक सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसकी जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो 100 करोड़ के हैं, प्राइस चल रहा है उसका 1000 रुपया। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का ही पकड़ लीजिए, आउटस्टैंडिंग शेयर 100 करोड़, प्राइस चल रहा है 1000 रुपया, फ्री फ्लोट यानी कि 50% फ्री फ्लोट है, यानी कि आप माने 50% प्रमोटर होल्डिंग हो गई और 50% फ्री फ्लोट हो गई, यानी मार्केट में अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है। फ्री फ्लोट, तो अगर आप, अब मुझे फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालनी है, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैसे निकलेगी, यानी कि जो टोटल शेयर्स हैं 100 करोड़ के मल्टीप्लाइड, तो यहां से मेरे को केवल 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 1000 रुपीज का जो प्राइस है, तो मेरे पास फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकल गई 50,000 करोड़ की। तो दिस विल बी कंसीडर्ड, इसे हम कंसीडर करेंगे इंडेक्स के वेटेज कैलकुलेशन में। अगर हम इंडेक्स के वेटेज को कैलकुलेट करेंगे तो हम केवल फ्री फ्लोट मार्केट कैप को कंसीडर करेंगे। जिस स्टॉक का फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा होगा उसे ज्यादा वेटेज मिलेगा। जैसे मान ली निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, तो 50 स्टॉक्स में ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके अलावा और भी क्राइटेरियाज है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, बट ये क्राइटेरिया में जो भी स्टॉक्स के सिलेक्शन आए उसमें से रैंकिंग होगी, और जिस स्टॉक की रैंकिंग सबसे ऊपर होगी और मार्केट कैप और फ्री फ्लोट ज्यादा होगा, उसी के हिसाब से उसको वेटेज असाइन किया जाता है। अब लार्जर, हाँ, अब जैसे मान लीजिए, तो ये तो हो गई हमारी फ्री फ्लोट के बारे में। अब कुछ रिस्क पैरामीटर समझ लेते हैं निफ्टी के अंदर, जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि निफ्टी की वोलेटिलिटी कैसी होती है, या निफ्टी का एक बड़ा रेंज कितना हो सकता है। जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको भी एक ध्यान में रख, ये डेटा उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए निफ्टी का अगर आप करंट डेट के हिसाब से डेटा देखिएगा, तो जो निफ्टी का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अभी 1 ईयर का आ रहा है 13.59, एक साल का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 13.59। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि करंट भाव से कितना निफ्टी एक साल में डेविएट कर सकती है, यानी कि प्लस माइनस ऊपर कितनी जा सकती है और नीचे कितना मैक्सिमम जा सकती है। एक ये हिस्टोरिकल डेटा पे है।
तो हिस्टोरिकल डेटा पे हम फ्यूचर का एक आइडिया लगाते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो 13.59% और मार्केट मान लीजिए 24,000 के आसपास है, तो कैलकुलेट कीजिएगा, 13 दूनी 26, करीब हो सकता है 3300 पॉइंट के आसपास आएगी, प्लस माइनस 300 पॉइंट प्लस माइनस। मैक्सिमम ये मूवमेंट 3,3200 पॉइंट के आसपास आएगी, 3200 पॉइंट के आसपास। ये अप्रोक्सीमेटली पूरे साल में प्लस या माइनस मोमेंटम मार्केट में देखने को स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है। यानी कि अगर आप पॉजिटिव रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है मैक्सिमम मार्केट ऊपर 13-14% तक ऊपर जा सकती है या 13-14% तक नीचे जा सकती है। इसलिए आप एक एवरेज अगर आप रिटर्न निकालते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी की एनुअलाइज जो मूवमेंट दिखती है वो 10 से 15% के बीच में जनरली देखी जाती है। तो करंट सिचुएशन में लास्ट 1 ईयर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो करीब 13.59 है। अगर मैं पिछले 5 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं कि पिछले 5 साल में एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहा है, तो वो करीब 13.77%। तो ये भी अगर आप देखिएगा तो 3200-3300 यानी 3200 से 3300 के बीच में रहा है। इसका मतलब अगर 1 ईयर एंड 5 ईयर इसी रेंज में आ रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 2026 जो अभी चल रहा है, इसमें एक एवरेज जो मूवमेंट आना चाहिए निफ्टी का, वो अभी जैसे 24,000 है, तो 24,000 से 3200-3300 पॉइंट ऊपर पकड़ लीजिए, और मैक्सिमम डाउनसाइड आप 3,000 पॉइंट के आसपास का पकड़ सकते हैं। ये एक रेंज रहेगी मैक्सिमम निफ्टी की एज पर द हिस्टोरिकल डेटा। अब सिंस इंसेप्शन देखते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी ज्यादा आ रही है, 22.52 आ रही है। अब सिंस इंसेप्शन में तो क्या है, कोविड की भी सिचुएशन आ गई जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी, 2008 का भी क्रैश आ गया, और बीच में कई ऐसे मोमेंटम देखने को मिले हैं, तो जिसके कारण आपको सिंस इंसेप्शन स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आ रही है। बट अगर हम 1 ईयर और 5 ईयर के स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे तो ये एक एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। मतलब इसे आप ये भी नहीं बोलेंगे कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है या मार्केट बहुत ज्यादा डल है, एक तरीके से फेयरली मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो ये हो गया कुछ रिस्क पैरामीटर, और कुछ और अभी फंडामेंटल पैरामीटर्स आपको जो करंट निफ्टी है इसका, अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिएगा तो करंट में ये 19.62 है, 19.62। ये क्या है, प्राइस और अर्निंग। ये प्राइस हो गया निफ्टी का प्राइस, निफ्टी का प्राइस, और अर्निंग हो गई जो निफ्टी की कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है। निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं और हर 50 स्टॉक का आप देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें अर्निंग आती है, और वो अर्निंग से आपको डिविडेंड भी मिलता है, प्राइस एप्रिसिएशन भी स्टॉक में होता है। तो ये जो करंट सिचुएशन में पी रेशियो 19.62 का मतलब क्या हो गया कि एक अर्निंग ₹1 के अगेंस्ट में जो प्राइसिंग जो है वो आपको 19.62 प्राइस निफ्टी मांग रहा है। यानी ₹1 अर्निंग के अगेंस्ट निफ्टी आपको 19.62 टाइम्स प्राइस मांग रहा है। यानी ₹1 की चीज आप खरीदोगे तो उसके बदले आपको 19.62 टाइम्स देना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं पीई रेशियो ऑफ निफ्टी। अब क्या है, निफ्टी में सारे ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, और जनरली डेवलपिंग इकोनॉमी में इस तरीके का डेटा देखा जाता है। और अगर पी रेशियो हायर साइड है तो ये आप इसे ऐसे नहीं मानेंगे कि ये नेगेटिव है, इसे मॉडरेटली पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक्स हैं निफ्टी के अंदर, और जनरली ग्रोइंग स्टॉक या ग्रोथ स्टॉक्स में हायर पी रेशियो ही देखा जाता है। तो ये अभी 19.62 यानी ये फेयरली वैल्यूड है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ओवर वैल्यूड है, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि अंडर वैल्यूड है। अगर हम इसे कंपेयर करें अदर डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो 19.62 पी रेशियो एक तरीके से फेयरली वैल्यूड रेशियो है। यानी ₹1 के अगेंस्ट में ₹19.62 आपको देना पड़ रहा है। अब एक और रेशियो करंट आप देख सकते हैं, ये है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू ये सारा करंट रेशियो है आज के डेटा के हिसाब से। तो प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 3.05 आ रही है। तो बेसिकली यहां पे क्या आपको समझना है कि ये रेशियो कैसे काम करते हैं। प्राइस टू बुक यानी प्राइस और बुक। अब हर कंपनी की अपनी एक बुक वैल्यू होती है, उनकी जो एसेट्स है, उनकी जो लायबिलिटीज है। तो नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज
तो कंपनी के पास नेट एसेट्स आ जाते हैं। तो नेट एसेट्स जो तो होते हैं उनकी एक बुक वैल्यू होती है। तो बुक वैल्यू का मतलब हो गया जो अभी 3 टाइम्स बुक वैल्यू है, यानी कि जो आप सारी 50 की 50 कंपनीज हैं इनकी सबकी अगर बुक वैल्यू आप निकाल दें, यानी उनकी एक्चुअल अगर वो लिक्विडेट हो जाती है कंपनी तो उनका क्या नेट बुक वैल्यू आएगी, वो अगर हम निकाल दें तो उस केस में निफ्टी का जो प्राइस है उसके हिसाब से 3 टाइम्स अभी वो बुक वैल्यू का निफ्टी मांग रहा है। तो इसे मैं बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस नहीं है, ये एक तरीके से ठीक है, एवरेज। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि इस डेटा को देख के प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ये निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का समय है, न कि हम इसे ओवर वैल्यूड मानेंगे। इसे हम मानेंगे कि ये फेयरली वैल्यूड है या हल्का अंडर वैल्यूड के साइड में ही है, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स है, पी रेशियो ज्यादा है और प्राइस टू बुक वैल्यू केवल 3 है। तो यहां पे निफ्टी का जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है वो पॉजिटिव साइड में है, यानी ये दोनों रेशियो को देख करके आप ऐसा समझेंगे कि निफ्टी फेयरली वैल्यूड टू अंडर वैल्यूड है और आने वाले समय में निफ्टी की पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की है, न कि डाउनसाइड ज्यादा है। सब्जेक्ट टू सम ग्लोबल फैक्टर्स वो अलग है, बट अगर केवल वैल्यूएशन पैरामीटर से जाते हैं तो ये एक पॉजिटिव है। एक और डेटा डिविडेंड यील्ड का डेटा हमें देखने को मिलता है। ये 3 डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली ये 3-4 डेटा पॉइंट पे नजर रखनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड अगर आप अभी देखते हैं तो जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स अपना अपना जो भी डिविडेंड है वो हर क्वार्टर में डिविडेंड आपको डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पे डिविडेंड यील्ड अभी करंट सिचुएशन में आ रही है 1.39। आज जब हम लोग ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो आज है 29 अप्रैल 2026। तो आज के डेट के हिसाब से जो डिविडेंड यील्ड आ रही है वो 1.39 आ रही है। 1.39 का मतलब हो गया कि अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स में अगर पैसा लगाते हैं तो आपको 1.39% रिटर्न मिलेगी। जैसे मान लो हम एफडी में पैसा रखते हैं तो हमें आज के दिन में एफडी से कितना रिटर्न मिलता है, 6.25% या हो सकता है 6.5% के आसपास मिले। तो अगर मैं निफ्टी में इन्वेस्ट कर देता हूं या निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं जहां से मुझे डिविडेंड मिलेंगे, निफ्टी के अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरी जो डिविडेंड यील्ड अभी आ रही है वो 1.39% आ रही है। तो ये लोअर साइड में है। और जनरली जब क्या है डिविडेंड यील्ड, जब ग्रोथ स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिविडेंड यील्ड कम आती है, क्योंकि वहां पे जो मेनली रिटर्न्स बनते हैं वो प्राइस एप्रिसिएशन से बनते हैं, न कि डिविडेंड से बनते हैं। तो हमेशा जो हाई ग्रोथ कंपनीज होगी उसमें आपको डिविडेंड यील्ड कम आएगी, क्योंकि जो कंपनी कमाती है वो उसे री इन्वेस्ट करती है ताकि ग्रोथ हो सके। तो जो लो ग्रोथ कंपनी होगी वहां पे आपको डिविडेंड यील्ड हो सकता है ज्यादा आ जाए, बट हाई ग्रोइंग कंपनी में डिविडेंड यील्ड कम आती है। तो ये तीनों पैरामीटर्स को देख के ये समझ में आता है कि निफ्टी में लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पी रेशियो 19.62 और ग्रोथ स्टॉक्स हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 है, बहुत ज्यादा नहीं है, और डिविडेंड यील्ड 1.39 है। तो ये सब मिला के अभी निफ्टी फेयरली वैल्यूड है और ये पैरामीटर्स मेनली आप समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में ये डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव ये अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन को डिस्कस करना नहीं है, ये रेशियो को किस तरीके से आप समझ करके खुद इसे इंप्लीमेंट करके निफ्टी की वैल्यूएशन को कैच आउट कर सकते हैं, निफ्टी के रिस्क पैरामीटर को समझ सकते हैं, ये सब समझाना यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम चलते हैं निफ्टी के कंस्ट्रक्शन में, कि जो निफ्टी का कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर क्या मेन सेक्टर्स हैं और हमें ट्रेडिंग के लिए किन सेक्टर्स पे मेजर फोकस करना चाहिए। तो जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर जैसे आपने देखा 50 स्टॉक्स होते हैं, बट जो 50 स्टॉक्स हैं वो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हाई वेटेज वाला सेक्टर है वो है फिनेंशियल सर्विसेज, जिसके अंदर सारे बैंक्स आते हैं और इसका कोर वेटेज 35.45% है, यानी कि बैंक निफ्टी से जनरली लीडरशिप निफ्टी को मिलती है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो निफ्टी का मोस्ट लाइकली ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, और अगर बैंक निफ्टी नीचे जाती है तो निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए हमें फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग पे काफी क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रही है। नाउ सेक्टर नंबर 2 ऑयल एंड गैस, जिसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली
11% के आसपास निफ्टी में है। और थर्ड आ गई हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फोर्थ हो गए हमारे ऑटोमोबाइल। तो अगर मैं इन 4 सेक्टर को सम करूं तो ये आपको करीब आएंगे 35, 45, 55 और अप्रोक्सीमेटली 60% वेटेज केवल इन 4 स्टॉक्स को मिला के आता है। तो अगर आपको निफ्टी को प्रॉपरली ट्रेड करना है, प्रॉपरली ट्रैक करना है, तो अगर आप इन 4 स्टॉक सेक्टर को प्रॉपर ट्रैक कर पाते हैं तो आप निफ्टी को बहुत हद तक कैच कर सकते हैं कि निफ्टी की क्या पॉसिबल मूवमेंट बन सकती है। बाकी अगर नीचे से मैं देखूं तो जैसे ये कैपिटल गुड्स है, इसका वेटेज केवल 1.4% है, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री का भी 1.82 रेलेवेंट नहीं है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पावर, कई बार आप देखते हैं कि पावर बहुत ऊपर जा रहा है तो निफ्टी को कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ता है। कंस्ट्रक्शन हो गई, मेटल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इनके ऊपर नीचे होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ केयर से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर नीचे होने से बहुत फर्क पड़ता है। और टेलीकम्युनिकेशन का वेटेज 5% है, ये भी एक ठीक है, मतलब अगर और एफएमसीजी का वेटेज करीब 6% है। तो कुल मिला के ये ऊपर के 4 और 5 सेक्टर अगर हम कंबाइन कर दें तो करीब 60-65% निफ्टी का वेटेज होता है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी मार्केट में हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा फोकस फाइनेंशियल सर्विसेज पे होना चाहिए, क्योंकि ये है 35%। इसके बाद हमें ऑयल एंड गैस पे भी देखना है, जो जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज आता है, जिसका वेटेज है 11%। फिर आईटी हो गई, इन्फोसिस और टीसीएस, जिसका वेटेज हो गया 9%। और उसके बाद ऑटोमोबाइल, जिसका वेटेज 7%। और आपको अगर इंडेक्स देखना है तो आप फास्ट मूविंग यानी एफएमसीजी देख सकते हैं, जिसका वेटेज हो गया 6%। यानी 1, 2, 3, 4, अगर मैं इन चारों सेक्टर और एक ये 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, और इन पांचों सेक्टर को अगर आप सम करेंगे तो 35, 45, 55, 60, करीब 65% हो गए ये 5 सेक्टर निफ्टी के मेन। तो ये 5 सेक्टर पे अगर हम प्रॉपरली फोकस करें तो हम निफ्टी के मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। नाउ अब इसके अलावा आगे अब हम चलते हैं कि कौन से स्टॉक्स में मेन फोकस करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इसी में हम समझे कि फाइनेंशियल सर्विसेज 34%, टॉप 3 सेक्टर्स को अगर आप मिला देंगे तो 55% हो जाएगा। ये टॉप 3 को अगर आप कंबाइन करेंगे तो 55 हो जाएगा। टॉप 5 सेक्टर यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये टॉप 5 सेक्टर को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो ये करीब 68% आ जाता है। ये टॉप 1, 2, 3, 4, 5, ये केवल 5 सेक्टर को आप कंबाइन कर देंगे तो ये करीब करीब 68% के आसपास का वेटेज कवर अप हो जाता है। करेक्ट। और नीचे बॉटम के ये 6 सेक्टर हैं, बॉटम के 6 सेक्टर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सेक्टर को अगर आप पकड़ लें तो बॉटम 6 सेक्टर की वैल्यू केवल 13% आती है। दिस इज ओनली 13% के आसपास का वेटेज होता है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन समझना इसलिए जरूरी है कि जब हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि निफ्टी को क्या फैक्टर्स गवर्न करते हैं ऊपर जाने में या नीचे जाने में, कौन से सेक्टर्स लीड करते हैं ऊपर जाने में, कौन से सेक्टर नीचे जाने में लीड कर सकते हैं। तो ये जो 13% केवल वेटेज है, इसके ऊपर फोकस देने का कोई फायदा नहीं है। रादर हमें फोकस केवल इन 6 सेक्टर पे देना चाहिए जिसका वेटेज 68% के आसपास का निफ्टी में है। नाउ अब जैसे शुरू में हम लोगों ने ये बातचीत की थी कि निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स लिए जाते हैं उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे निफ्टी के अंदर स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है। तो जो निफ्टी के में स्टॉक्स लिए जाते हैं वो एक तो निफ्टी 50 होती है और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आप सुने होंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 होती है। तो एक लिक्विडिटी टेस्ट की जाती है। जैसे मान लीजिए उसमें लिक्विडिटी टेस्ट का क्राइटेरिया ये होता है कि अगर मैं 10 करोड़ 10 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर डालता हूं और मुझे अगर 0.5% के स्प्रेड से कम में मिल जाती है, वो मेरी अगर ऑर्डर फिल हो जाती है तो मैं उसे मानूंगा कि वो लिक्विड स्टॉक्स है और वो आपके निफ्टी के इंक्लूजन क्राइटेरिया में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई स्टॉक है 1,000 रुपए का, ठीक है,
और उसका बिड एंड आस्क, बिड प्राइस चल रहा है उसका 1000 रुपीज, बिड प्राइस है उसका 1000 और उसका आस्क प्राइस जो है वो है 1004, यानी सपोज कीजिए बिड प्राइस है, बिड है 1000 और आपको आस्क है 1004, तो इसकी जो कितनी आ रही है 0.40 के आसपास की स्प्रेड आ रही है। अब जो क्राइटेरिया है वो है 100 मिलियन, अगर मान लीजिए 100 मिलियन का मैं एक बास्केट ऑर्डर डालता हूं, 100 मिलियन का मतलब हो गया 10 करोड़ का, मैं 10 करोड़ वैल्यू की मैं एक बास्केट ऑर्डर डालता हूं और मैं इसे खरीदने के लिए 1001 रुपया पे मैंने ऑर्डर डाला। अगर मेरा ये ऑर्डर 1000 से 1004 के बीच में फिल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 0.4 की मेरी इंपैक्ट कॉस्ट है, इंपैक्ट कॉस्ट। तो अब क्राइटेरिया ये बोलता है, लिक्विडिटी टेस्ट का एक क्राइटेरिया ये बोलता है कि स्टॉक मस्ट हैव एवरेज इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ 0.50%, यानी 0.50% से ज्यादा इंपैक्ट कॉस्ट नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा इंपैक्ट कॉस्ट है तो वो निफ्टी में आने के क्राइटेरिया में नहीं सेट करता है। और लेस ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ फॉर 90% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी ये एक दिन नहीं, पिछले 6 महीने की ऑब्जर्वेशन ली जाती है, इसलिए निफ्टी को रीबैलेंस किया जाता है हर 6 महीने में, यानी पिछले 6 महीने की ऑब्जर्वेशन ली जाती है और इस पिछले 6 महीने में 90% ऑफ द टाइम अगर मैं 10 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर डालता हूं निफ्टी के किसी भी स्टॉक में और वो ऑर्डर को मुझे खरीदने या बेचने में मेरा इंपैक्ट कॉस्ट अगर 0.5 से बिलो है तो मैं निफ्टी में आने के लिए एलिजिबल हूं। अगर मेरा इंपैक्ट कॉस्ट 90% ऑफ द टाइम उससे बाहर है, यानी 0.6 0.7% है, यानी कि अगर इंपैक्ट कॉस्ट यहां पे 1007 का रेट है, अगर मेरा ऑर्डर फुलफिल होने में 1010 ये डिफरेंस आ जाए तो इंपैक्ट कॉस्ट आपकी 1% के आसपास चली जाएगी, तो इस केस में ये एलिजिबल नहीं होगा। तो लिक्विडिटी टेस्ट का क्राइटेरिया ये बोलता है कि पिछले 6 महीने में 90% ऑफ द टाइम आपका 0.5 से कम इंपैक्ट कॉस्ट होनी चाहिए। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया नंबर 1। अब मान लीजिए क्राइटेरिया नंबर 1 के बाद क्राइटेरिया नंबर 2, वैसे स्टॉक्स जो एफएनओ में लिस्टेड हैं केवल वही स्टॉक्स निफ्टी के अंदर आ सकते हैं। अब एफएनओ में लिस्टिंग के अपने एक अलग क्राइटेरिया है, रूल्स हैं कि किस बेसिस पे आप निफ्टी में आप एफएनओ में लिस्ट हो सकते हैं। तो बट निफ्टी में आने के लिए आपको एफएनओ में लिस्टेड होना जरूरी है, ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा, कई बार हम देखते हैं कि आईपीओ आती है, नई लिस्टिंग होती है, तो नई लिस्टिंग होने के बाद कम से कम 1 महीने आपको मार्केट में ट्रेड होना चाहिए, उसके बाद ही आप निफ्टी में आ सकते हैं। बट जनरली 1-2 महीने में लिस्टिंग के बाद निफ्टी में कोई स्टॉक्स नहीं आता है, उसे कम से कम 6-8 महीने तो लगते हैं, क्योंकि जो इंपैक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन है उसे कम से कम 6 महीने ऑब्जर्व किया जाता है कि 6 महीने में वो उसकी लिक्विडिटी टेस्ट होती है, उसके बाद ही वो निफ्टी के अंदर आ सकता है। तो यानी 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं निफ्टी के अंदर आने के लिए, लिक्विडिटी टेस्ट, एफएनओ की एलिजिबिलिटी, आप एफएनओ में होना चाहिए, और आपकी मिनिमम लिस्टिंग हिस्ट्री वैसे तो 1 महीने की है, बट जनरली लिक्विडिटी टेस्ट के लिए ये 6 महीने के आसपास लिक्विडिटी टेस्ट करनी होती है। अब इसके बाद हम टॉप जो निफ्टी के अंदर, अभी तक तो हमने समझा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो निफ्टी के अंदर हाईली वेट रखते हैं, बट अब हम समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के अंदर मैक्सिमम वेटेज रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए फंडामेंटल्स आपने देख लिया कि निफ्टी का जो पीई है वो 19.62 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.05 और डिविडेंड येल्ड 1.39 है करंट सिचुएशन में। अब जब वेटेज वाइज देखते हैं कि टॉप वेटेज वाइज कौन सा है, तो एचडीएफसी बैंक 10.94 वेटेज है, और ये जो वेटेज है ये वेटेज मार्केट कैप हर दिन चेंज होता है, आप देखते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो मार्केट कैप भी चेंज हो रहा है। फ्री फ्लोट हर दिन चेंज नहीं होता है, फ्री फ्लोट तो आपका जो ऑलरेडी फ्री फ्लोट है वो ऑलरेडी सेम रहता है, बट मार्केट कैप चेंज होता है, तो जो जिसके कारण इनके जो वेटेज है वो वेटेज भी चेंज होते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज अभी 8.87 है,
अब सपोज कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस यहां से डबल हो जाए फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज इंक्रीज हो जाएगा और एचडीएफसी हो सकता है प्राइस अगर इसी लेवल पे रह जाए तो क्या होगा, रिलायंस का वेटेज अपने आप ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस की मार्केट कैप इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसका प्राइस डबल हो गया यहां से। तो ये जो वेट है ये प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से वेट चेंज होता रहता है, बट ऐसा नहीं है कि हर दिन मेजर चेंजेस आता है। बहुत ज्यादा प्राइस में मूवमेंट अगर हो गई 15-20% की तो जाकर के कोई चेंजेस दिखता है, अदरवाइज बहुत माइनर पॉइंट्स में आपको चेंजेस दिखेंगे। बट एचडीएफसी बैंक का वेटेज 10.94 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 8.89, आईसीआईसी बैंक 8.42, भारतीय एयरटेल 5.32, इन्फोसिस का वेटेज 4.28, एलएनटी का वेटेज करीब 4%। और ये कुल मिला के जो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं इनका ये सारा का सारा वेटेज है। और अगर इन सब का मिला लें तो करीब 54% वेटेज ये टॉप 10 स्टॉक्स का मिला करके निफ्टी में आता है। अब निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, 50 में से 10 स्टॉक का वेटेज है 54% और बाकी जितने भी 40 स्टॉक्स हैं उनका वेटेज है 45%। तो क्या हुआ, यहां पे भी 80-20 वाली रूल आ गई कि जो मार्केट के मेजर मूवमेंट को जो लीड करते हैं, जो 80% ऑफ द मार्केट की मूवमेंट होती है वो ये टॉप 10 स्टॉक्स ही मार्केट को लीड करते हैं, क्योंकि इनका जो मेन वेटेज है वो 55% के आसपास है और बाकी 45% 40 स्टॉक्स का वेटेज है। तो ये स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक निफ्टी ऑप्शन बायर हो या सेलर हो उनको ये क्लोजली ये स्टॉक्स को रेगुलर ट्रैक करना चाहिए। अब रीबैलेंसिंग की जो बात है कि जैसे मैंने बात करी थी कि हर 6 महीने में रीबैलेंस होता है और जो स्टॉक्स ये जो निफ्टी का लिक्विडिटी टेस्ट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है वो स्टॉक को निफ्टी के अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है और नया स्टॉक जो क्राइटेरिया में आ रहा है उसे उसे अंदर लिया जाता है। अब इसमें क्या है, ये जो रीबैलेंसिंग का कट ऑफ डेट है ये एक तो 31 जनवरी को है और दूसरा जुलाई 31 को है। अब रीबैलेंसिंग में क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई स्टॉक निफ्टी से बाहर हो गई तो बहुत सारे ईटीएफ्स होते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, वो उन स्टॉक्स को बेच देते हैं क्योंकि उनको ये मैंडेट होता है कि वो निफ्टी 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर कोई स्टॉक निफ्टी से बाहर जा रहा है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, उस स्टॉक में सेलिंग आती है और वो नेगेटिव होता है उस स्टॉक के लिए। अगर किसी स्टॉक को निफ्टी में इंक्लूड कर किया जाता है तो उस स्टॉक के लिए पॉजिटिव होता है और वो स्टॉक ऊपर जाता है, क्योंकि अगर निफ्टी में वो इंक्लूड हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है फ्रॉम अ लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद उसको फंड्स की बाइंग आती है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आती है, ईटीएफ में बाइंग आती है, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में बाइंग आ सकती है। तो इसलिए डिमांड सप्लाई में चेंजेस आते हैं। तो हमेशा हमें जब जनवरी 31 के आसपास, मान लीजिए जब जनवरी 31 जब रीबैलेंसिंग हो रही है तो उस समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि कौन से स्टॉक्स में रीबैलेंसिंग हो रही है और उस समय मार्केट में आप देखिएगा कि एक तरीके का मोमेंटम आता है। और तो हमेशा जनवरी 31 के आसपास और जुलाई 31, अभी हम लोग बातचीत है मई के आसपास हम लोग हैं, तो मान लीजिए जुलाई 31 के आसपास आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। यानी निफ्टी में 1-2 दिन पहले जब रीबैलेंसिंग का टाइम आता है तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ मोमेंटम चालू हो जाता है, तो वहां पे भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, रूल ड्रिवन है और इसके और ये जो भी चेंजेस होते हैं उसका 4 वीक प्रायर नोटिस एक्सचेंज देती है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी से निकल रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है। तो उस समय 4 वीक प्रायर नोटिस जब आपको मिलता है तो उस केस में आप उसी हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी प्लान कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि निफ्टी 50 में अगर किसी स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है तो उसका क्या मेन क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए फ्री फ्लोट मार्केट कैप 50,000 करोड़ की है, फ्लोट मार्केट कैप 50,000 करोड़ की है और अगर जिस स्टॉक को इंक्लूड किया जा रहा है उसका फ्री फ्लोट कम से कम 1.5 टाइम्स होना चाहिए, 1.5 टाइम्स होना चाहिए। यानी कि अगर आप स्टॉक को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी किसी स्टॉक को निफ्टी से बाहर कर रहे हैं और जिसको इंक्लूड कर रहे हैं उसका 1.5 टाइम्स, यानी अगर
अगर मान लीजिए निफ्टी 50 जो जिसे एक्सक्लूड किया जा रहा है उसका सपोज कीजिए मार्केट कैप 50,000 करोड़ है, तो जिसे आप इंक्लूड कर रहे हैं उसका कम से कम 75,000 करोड़ का फ्री फ्लोट मार्केट कैप होना चाहिए, तभी वो इंक्लूड होगा। ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन इंक्लूजन के लिए किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग निफ्टी 50 के बारे में हम लोग हमेशा सुनते हैं, निफ्टी 50, बट निफ्टी 50 के बहुत सारे और भी फैमिली मेंबर्स हैं, और उस फैमिली मेंबर्स में क्या क्या आती है, उस फैमिली मेंबर्स में एक तो निफ्टी 50 हम लोग सुनते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी निफ्टी के बाद वाले जो अगले 50 स्टॉक्स हैं वो है निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, मिड कैप 50, मिड कैप 100, ये निफ्टी के सारे सारे फैमिली मेंबर्स हैं। अगर हम सेक्टोरल बात करें तो निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, निफ्टी मेटल और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हो गए सेक्टोरल डिवीजन। फिर आपको थीमेटिक डिवीजन में निफ्टी सीपीएससी, निफ्टी कमोडिटीज के स्टॉक्स, निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स, निफ्टी सरिया के स्टॉक्स और निफ्टी 100 लिक्विड और निफ्टी इंफ्रा के स्टॉक्स, ये सारे थीमेटिक इंडेक्स फैमिली में आते हैं। अगर आप स्ट्रेटजीज वाइज बात करें तो निफ्टी 50 पीआर इनवर्स है, निफ्टी 100 इक्वल वेट है, निफ्टी 50 वैल्यू 20 है, और फिक्स्ड इनकम यानी कि जीसेक फिक्स्ड इनकम बेस्ड भी निफ्टी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क जीसेक हो गया, निफ्टी 8 to 13 ईयर जीसेक है, 4 to 8 ईयर जीसेक है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी में मान लीजिए बैंक में आपको पैसा रखना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से आप फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स भी हैं एनएससी के, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, तो आप निफ्टी के फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में भी लगा सकते हैं। निफ्टी 10 ईयर, 8 ईयर्स, 4 ईयर्स, 11 to 15 ईयर्स, 15 ईयर्स प्लस, निफ्टी कंपोजिट जीसेक्स और निफ्टी वन डे रेट, तो ये सारे के सारे निफ्टी के फैमिली इंडेक्स हैं, फैमिली प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग केवल आज के दिन में निफ्टी या फिर निफ्टी नेक्स्ट इनके ऊपर हम फोकस करते हैं, या हम सेक्टोरल बैंक ट्रेडिंग होती है इसके ऊपर फोकस करते हैं, बट ये सारे के सारे निफ्टी के फैमिली इंडेक्स हैं। तो ये कुल मिला के मेन निफ्टी के ऊपर हम लोगों ने बातचीत करी, और निफ्टी का जो मेन ड्राइवर है जो निफ्टी को मूव करता है वो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन का ट्रेंड है, ग्लोबल क्यूज, एफआईज का डेटा और कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ये सब फैक्टर्स हैं जो निफ्टी के मूवमेंट को लीड करते हैं, गवर्न करते हैं। तो ये सब डेटा फैक्टर्स हमें जनरली ट्रैक करना चाहिए, और इसके क्या इंटरप्रिटेशन है, कैसे ट्रैक करना है, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। निफ्टी में जब आप ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि हम मोस्टली निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में हम लोग ट्रेड करते हैं, बट आप इंडेक्स फंड्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ETF एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ETF का मतलब हो गया कि आप निफ्टी के ETF लेकर के रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी निफ्टी तो एक हो गया फ्यूचर, और अगर आप निफ्टी का ETF लेते हैं तो आप डीमैट में, अपने डीमैट में निफ्टी को खरीद करके रख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं निफ्टी ETF। तो अगर आपको लगता है कि निफ्टी लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगी और डाउन साइड लिमिटेड है और मुझे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है, तो आपके लिए निफ्टी ETF खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप SIP रूट के थ्रू भी निफ्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो निफ्टी पे डिराइव किए जाते हैं। तो निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे एवेन्यू हैं। ऐसा नहीं है कि निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको केवल निफ्टी फ्यूचर हो या निफ्टी ऑप्शन ही करना पड़ेगा। निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आप इंडेक्स फंड कर सकते हैं, ETF कर सकते हैं, आप SIP रूट कर सकते हैं, या आप स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब कुल मिला के मैंने बातचीत करी कि निफ्टी को कैसे समझना है, निफ्टी में कैसे रीबैलेंसिंग होती है, निफ्टी के अंदर स्टॉक्स कैसे आते हैं, निफ्टी के मेन हाई वेटेज वाले सेक्टर्स क्या हैं, निफ्टी के जो मेन टॉप स्टॉक्स कौन से हैं जिन्हें हम सभी को लाइव मार्केट में ट्रैक करना चाहिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट निफ्टी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और इसमें आपको नई कुछ नॉलेज देने की मैंने कोशिश करी जो प्रैक्टिकल है, जो आपको लाइव मार्केट में काफ़ी यूज़ आएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
चैनल को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।